हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमानी लॉ एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसकी हमने इंट्रोडक्शन कर ली थी पिछली वाली प्रीवियस वीडियो में। और आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट चैप्टर 1 करेंगे। तो ये भी चैप्टर 1 में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें बेसिक्स हैं सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। तो सबसे पहले हम इसका प्रियम्बल रीड कर लेते हैं कि इसका प्रियम्बल क्या कहता है। इसका प्रियम्बल कहता है, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। अब एक्ट ऑफ पार्टीज क्या करना है? अमेंड करना है। ये हमारा प्रियम्बल कहता है। अब इसमें आते हैं हम सबसे पहले, इसमें हम सेक्शंस करेंगे। चैप्टर 1 में जो सेक्शंस हैं वो हैं सेक्शंस 4। और अब हम रीड करते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 जो है वो हमें किस चीज के बारे में बताता है? ये प्रिलिमिनरी है। सेक्शन 1 हमें बताता है शॉर्ट टाइटल। अब शॉर्ट टाइटल में हम क्या 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 आ सकता है? शॉर्ट टाइटल में आएगा एक्ट का नेम। एक्ट का नेम क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। एनफोर्समेंट कब हुई? 1 जुलाई 1882। एक्सटेंट कहां तक है इसका? होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट कहां तक लागू होता है? एक्सटेंट मीन्स ये होल ऑफ इंडिया में, जहां जहां पूरे भारत में ये एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होता है। अब इसका सेक्शन 2, ये तो हो गया इसका सेक्शन 1 जो शॉर्ट टाइटल। इसमें क्वेश्चन भी कोई बार आ जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में, तो हम ये चीजें ऐसे क्वेश्चन पेपर में जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंसर हम ऐसे दे सकते हैं, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल। और शॉर्ट टाइटल में हम एक्ट का नाम दे सकते हैं, एनफोर्समेंट बता सकते हैं एंड एक्सटेंट बता सकते हैं। सेकंड आ जाता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो हमें बताता है वो रिपील एंड सेविंग के बारे में बताता है। रिपीलिंग क्या होती है? रिपीलिंग होती है कि हम किसी चीज को हटा देते हैं। अब ऐसा नहीं है हम इस पूरे एक्ट को, हमें कोई चीज, हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमें ये चीज ठीक नहीं लग रही है, ये चीज नहीं बीच में आनी चाहिए, तो हम पूरे एक्ट को ही बीच में से रिपील कर देंगे। हम एक्ट को रिपील नहीं करेंगे, उसमें से कोई चीज जो हमें ठीक नहीं लग रही है उस चीज को हम वहां से हटा देंगे। उस चीज को हटा के जो चीज ठीक लग रही है उसको हम सेव कर देंगे। रिपील का मतलब होता है हटा देना, लेकिन पूरे एक्ट को नहीं, कुछ सेक्शन को। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 17 जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में से रिपील कर दिया गया, मीन्स की उसका जरूरत नहीं हुई। जो कोई चीज अच्छी लगती है उसको हम सेव कर सकते हैं। यही तो इसका प्रियम्बल कहता है कि इसको अमेंड कर सकते हैं बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। अब सेक्शन 3 आता है। हमने सेक्शन 1 भी कर लिया। सेक्शन 1 था शॉर्ट टाइटल। सेक्शन 2 है रिपील एंड सेविंग, जिसमें हम हटा सकते हैं और सेव कर सकते हैं। और सेक्शन 3 जो है वो बताता है इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉजेस। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉजेस सेक्शन 3 में जो है जो 7 है, कौन कौन से हैं? नंबर 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेकेंड है इंस्ट्रूमेंट, थर्ड है अटेस्टेड, फोर्थ है रजिस्टर्ड एंड फिफ्थ है अटैच टू द अर्थ, सिक्स्थ है एक्शनेबल क्लेम एंड सेवंथ है नोटिस। अब हम 1 बाय 1 इनके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। आपको तो जैसे पता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर लागू होता है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती कौन सी हैं? इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन सी वाली होती है? ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज। जो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? सेल आ जाती है, गिफ्ट आ जाता है, एक्सचेंज आता है, लीज आ जाता है, मॉर्गेज आ जाती है, विल आ जाती है, इनहेरिटेंस हो जाता है, कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है। तो जो कि हम लोगों ने इसमें इंट्रोडक्शन में हमने रीड आउट किया था। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो चीज मूव नहीं कर सकती। इमूवेबल है ना, मूवेबल होता है जो चीज मूव करती है, इमूवेबल होता है जो नहीं कर सकती है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। अब ऐसे तो स्टैंडिंग टिम्बर है, टिम्बर कोई खड़ा हुआ है वो भी मूव नहीं हो सकता है, जो लकड़ी वाला है वो भी मूव नहीं हो सकता है। तो ये भी हम सोचेंगे कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होता है, लेकिन ये कुछ चीजें जो हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होती हैं। जैसे कि स्टैंडिंग टिम्बर हो गया, ग्रोइंग क्रॉप्स हो गई, ग्रास हो गया, जो ये 3 चीजें जो हैं ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लागू नहीं होती हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो इसमें जनरल क्लॉज दिया गया है, जो जनरल क्लॉज एक्ट 1897 ये बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी शेल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, जो हमें वो लैंड हो गया जो लैंड से हमें बेनिफिट अराइज होते हैं वो हो गए, एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, अटैच होती हैं अर्थ के साथ चीजें, एंड परमानेंटली फास्ट टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। अब वो चीजें कौन सी होंगी? मानो घर हो गया जिसके बारे में बात की, हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गई, ऐसी चीजें। कोई घर है हमने उसको रेंट पे दिया हुआ है, तो वो क्या हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। अब उसको भाई हमने अपने राइट्स, हमारे सब चीजें वहीं पे हैं, सिर्फ हमने उसको घर जो है वो रेंट पे दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ही आता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अब उसके बाद जो आता है इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? मीन्स अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। क्या होता है ये?
एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम किसी को ट्रांसफर करते हैं, कोई हाउस अपना लीज पे किसी को देते हैं, मॉर्टगेज करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो उसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट तैयार करना पड़ता है, एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कोई डीड बनानी पड़ती है। हमें किसी को घर अपना रेंट पे देने के लिए उसकी रेंट डीड बनानी पड़ती है कि ये हमें इतना किराया देगा, इतने मंथ्स के बाद ये हमारा किराया 1 ईयर के बाद 5% इंक्रीज करेगा, 10% इंक्रीज करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ये सब चीजें लिखी जाती हैं जिसको कि कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट अधूरा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो ट्रांसफर कर पाएंगे उसको हम चीज को। अब हो गया ये इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट हो क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, हमने बना दिया है कॉन्ट्रैक्ट। अब उसमें क्या जरूरत पड़ती है, नंबर 3 आता है अटेस्टेड। अब वो विदाउट अटेस्टेशन होगा तो वो वैलिड थोड़ी ना होगा। अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स shall be deemed always to have meant attested by 2 or more witnesses। अब उसमें 2 विटनेसेस भी होने जरूरी हैं। जी मैं विल ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं अपने बेटे को विल दे रहा हूं। अब मैं विल दे रहा हूं भाई, वो डॉक्यूमेंट बना रहा है, विल दे रहा है, वो 2 विटनेसेस बना लेता है अपने कि मैं आप 2 विटनेसेस के होते हुए ये विल अपने बेटे को ट्रांसफर कर रहा हूं। अब वो 2 विटनेसेस की जरूरत होगी, विदाउट विटनेसेस तो विल जो है वो वैलिड ही नहीं है। अब विटनेसेस हो गए 2, तो ये क्या हो गया कि अटेस्टेड के लिए हमें 2 विटनेसेस की जरूरत पड़ी। अब 4th इसमें आता है रजिस्टर्ड। अब वो विटनेसेस की जरूरत होगी, अब विटनेस आ गए उसमें। अब वो विल की क्या मान्यता है, वो विल वैलिड ही नहीं है जब तक हम उस चीज को रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे। अब हमें जरूरत पड़ती है उस डॉक्यूमेंट को, उस इंस्ट्रूमेंट को अटेस्टेड कराने, अटेस्ट भी करा लिया, अब रजिस्टर्ड कराने की। मीन्स रजिस्टर्ड in any part of the territories to which this act extend under the law for the time being in force regulating the registration of document। अब उस चीज को हमने रजिस्टर्ड कराना है। अब रजिस्टर्ड कराने के लिए हमें जाना पड़ेगा वहां पे, और हम वहां पे उनको एप्लीकेशन देंगे, हम इस विल को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, वो हमें कॉपी देनी पड़ेगी, और हमारे वहां पे जो विटनेस होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो वहां पे प्रेजेंस होंगे वहां पे, क्योंकि रजिस्टर्ड कराने के लिए वो लोग प्रेजेंस इसलिए होंगे कि जी उस टाइम पे ये लोग वहां पे प्रेजेंट थे जब मेरे फादर ने ये विल मेरे नाम पे की थी। तो उन दोनों विटनेस का वहां आना रजिस्टर्ड कराने के लिए उस टाइम पे होना बहुत जरूरी है। और रजिस्टर्ड कराने के बीच में हम नोटिस भी करते हैं कि और तो नहीं है इस चीज का कोई लेने वाला, इस प्रॉपर्टी को लेने वाला कोई और तो नहीं है कि जो कि क्लेम कर सकता हो। मतलब कि प्रॉपर्टी को कोई भी लेने वाला, और भी कोई एलआर्स हो सकते हैं, उसके लीगल हेयर्स हो सकते हैं, इसीलिए नोटिफिकेशन करवाते हैं, इसलिए पब्लिक नोटिफाई करवाया जाता है कि कहीं उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए कोई और तो नहीं है। अगर नहीं कोई आता है तो माना जाता है कि प्रॉपर्टी इसी की है। और विटनेस दोनों विटनेसेस आते हैं, फिर दोबारा से जब रजिस्टर्ड होती है, जब विल रजिस्टर्ड होती है तो विटनेसेस का आना जरूरी होता है, उनके सिग्नेचर्स होते हैं वहां पे, और उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह होती है विल रजिस्टर्ड करवाने के लिए। विदाउट रजिस्ट्रेशन विल तो नल एंड वाइड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये था हमारा 4th नंबर पे, जिसके हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लोजेस पढ़ रहे हैं। ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन। अब 5th आता है हमारा अटैच टू द अर्थ। अब अटैच टू द अर्थ आप बोलेंगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं अटैच टू द अर्थ? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो अर्थ के साथ ही अटैच होती हैं। अब ये इसमें 3 चीजें आती हैं, कौन कौन सी अर्थ से जो अटैच हैं जिसके ऊपर ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होता है। एक तो आती है थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? एम्बेडेड का मतलब होता है धंसना, उस चीज के बीच में, दो अर्थ के बीच में धंसी हुई चीजें। फिक्स्ड फर्मली इन द अर्थ एंड बिकम पार्ट ऑफ द लैंड। एग्जाम्पल कौन कौन सी आ गई वो चीजें? हाउस आ गए, बिल्डिंग्स आ गई, वॉल्स आ गई, एटसेट्रास, है ना। ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आती हैं चीजें। और दूसरी कौन सी होगी? थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन द अर्थ फॉर इट्स परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए। कौन कौन सी एग्जाम्पल? जैसे कि हमने घर है, घर में वॉल है, वॉल पे हमने विंडोज लगवा ली, डोर्स लगवा लिए, शटर्स लगवा लिए, एटसेट्रा, है ना। ये सब चीजों में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये हो गई सब चीजें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। और 3rd आती है इसमें अटैच टू द अर्थ में थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, जो रूट अर्थ में अर्थ के साथ, जो जमीन के साथ अटैच्ड हैं, विच ग्रो ऑन लैंड, जो लैंड पे ग्रो करती हैं, एंड दोज आर रूटेड ऑन द अर्थ। एग्जाम्पल प्लांट्स हो गए, ट्री हो गए, एटसेट्रा, है ना। अटैच टू द अर्थ ये वाली थिंग्स होती हैं जो एम्बेडेड होती हैं। 6th आता है एक्शनेबल क्लेम। अब एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय द मॉर्टगेज। अब क्या हो गया? अब हमने अगर किसी को अपना घर रेंट पे दिया है, रेंट डीड बनवाई है, सब चीजें उसके ऊपर लिखवाई हैं, उसके सिग्नेचर्स लिए हैं, वो कल को रेंट नहीं देता है,
वो घर छोड़ के नहीं जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अपने क्लेम लेने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, एक्शनेबल क्लेम ले सकते हैं कि जी हमारा घर है, हमारा सब कुछ है, हमारी इसके साथ डीड हुआ था, हमारा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इसने उसको फुलफिल नहीं किया है, तो हम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और एक्शन लेने के बाद उसको क्या किया जाता है, नोटिस किया जाता है। 7th आता है नोटिस। अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस ऑफ अ फैक्ट व्हेन ही एक्चुअली नोज दैट फैक्ट, or when, but for willful abstentions from any inquiry or search which he ought to have made or grossed on it. किस लिए नोटिस किया जाता है, उसके बारे में, एक्चुअल उसके फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए कि उसने रेंट क्यों नहीं दिया, उसकी क्या मजबूरी है, उसने क्यों नहीं दिया है। तो कोर्ट उसके खिलाफ नोटिस जारी करता है और नोटिस का उसको जवाब देना पड़ता है कि मैंने क्यों नहीं दिया, और ये है उसको देना, एक्चुअली में रेंट उसको देना ही पड़ता है। तो ये हो गया एक्शनेबल क्लेम, और 6 नंबर पे, और एक्शनेबल क्लेम के बाद हो गया नोटिस। ये तो हो गए हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लोजेस। अब ये सेक्शन 3 था। अब हमारा लास्ट आता है सेक्शन 4, जो बताता है इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट टू बी टेकन एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ना, वो बिना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अधूरा है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो कोई चीज ट्रांसफर होगी, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड उसका सप्लीमेंटल क्या है, रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगर ये सब चीजें ट्रांसफर करना होगा, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसको रजिस्ट्रेशन भी करना जरूरी है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब चीजें थी सेक्शन 4 तक। ये चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और दिस एक्ट इज नॉट फॉलो बाय मोहम्मदियन लॉ। मोहम्मदियन लॉ पे ये एक्ट लागू नहीं होता है। तो ये था आज का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का चैप्टर 1, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल है, सेक्शन 2 रिपील एंड सेविंग, सेक्शन 3 जिसमें हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस पढ़े, 7 क्लॉजेस पढ़ लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंस्ट्रूमेंट अटेस्टेड एंड रजिस्ट्रेशन, अटैच टू द अर्थ एंड एक्शनेबल क्लेम एंड नोटिसेस। और लास्ट आता है हमारे पास इनेक्टमेंट वाला, जिसमें कि बिना 7th नंबर बताया जाता है सेक्शन 4 में कि ये जो इनेक्टमेंट है ये रिलेटिंग टू किसके है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ ही ये सब चीजें चलती हैं, ये सप्लीमेंट्स हैं उसके। और ये जो एक्ट है, दिस एक्ट इज नॉट फॉलो बाय मोहम्मदियंस लॉ। तो आज का वीडियो बस इतना ही, चैप्टर 1 आज मैं कंप्लीट करती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना। और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। बाय बाय, थैंक्स फॉर